नालंदा। ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और कौतूहल जाग जाता है। ये उस समय की याद दिलाता है जब भारत ज्ञान का केंद्र था। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। प्राचीन मगध राज्य में स्थित, जो अब बिहार में है, ये भारत की शक्ति का प्रतीक था। लगभग 700 वर्षों तक नालंदा विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता का केंद्र बना रहा। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का संगम था। शैक्षणिक कठोरता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। नालंदा की कहानी सिर्फ इमारतों, पांडुलिपियों और मठों तक सीमित नहीं है। ये मानव आत्मा की कहानी है, ज्ञान की खोज की कहानी है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। नालंदा की भव्यता को समझने के लिए हमें पहले उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। नालंदा की उत्पत्ति का पता गुप्त साम्राज्य से लगाया जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत ने बौद्धिक प्रगति देखी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा को ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनने की कल्पना की थी। यह शांति और समृद्धि का समय था, जहां विद्वानों को उच्च सम्मान दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने व्यापक पाठ्यक्रम के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें कई प्रोफर के विषय शामिल थे। छात्र बौद्ध धर्म ग्रंथों की पेचीदगियों में तल्लीन हो सकते थे, हिंदू दर्शन की जटिलताओं का पता लगा सकते थे, या खगोल विज्ञान और गणित के रहस्यों को उजागर कर सकते थे। विश्वविद्यालय में कई स्कूल थे, जिनमें से प्रत्येक अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता था। तर्क, व्याकरण, चिकित्सा और कला भी नालंदा के शैक्षणिक प्रस्तावों का एक अभिन्न अंग थे। विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध स्कॉलर्सों और विचारकों को आकर्षित किया, जिन्होंने ज्ञान के प्रौढ़ स्तंभ के रूप में औफर्य किया, छात्रों को उनकी बौद्धिक यात्रा पर मार्गदर्शन किया। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक और आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जैसे नाम समय के गलियारों से गूंजते हैं, जो हमें नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत की याद दिलाते हैं। नालंदा में शिक्षण पद्धति, उसके पाठ्यक्रम जितनी ही प्रभावशाली थी, बहस और चर्चा पर जोर दिया गया। छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विश्वविद्यालय ने बौद्धिक जिज्ञासा और खुली जांच के माहौल को बढ़ावा दिया, जहां ज्ञान को औफल प्रदान नहीं किया गया, बल्कि सक्रिय रूप से मांगा और उस पर बहस की गई। आज नालंदा के खंडहरों में घूमना समय में पीछे की यात्रा करने जैसा है। सैकड़ों अड़ में फैला विशाल परिसर कभी भव्य संरचनाओं से युक्त था, जो इसके पूर्व गौरव की कहानी कहती थी। पुरातात्विक खुदाई में विशाल व्याख्यान कक्षों, ऊंचे मठों, ध्यान औफंद्रों और एक शानदार पुस्तकालय के अवशेष मिले हैं, जो कभी दुनिया की ईर्ष्या का औफंद्र था। छात्रों और शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर एक सुनियोजित लेआउट को दर्शाते हैं, जो व्यक्तिगत अध्ययन और सामुदायिक जीवन दोनों पर जोर देता है। खंभों और दरवाजों पर जटिल नक्काशी, हालांकि समय के साथ खराब हो गई है, उस युग के उत्तम शिल्प कौशल की झलक पेश करती है। परिसर का विशाल ऑफर इसकी सावधानीपूर्वक नियोजित संरचनाओं और विस्तार पर सूक्ष्म ध्यान के साथ प्राचीन भारत में शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। खंडहरों में भी नालंदा विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है, जो इसके संस्थापकों की दृष्टि और इसके ऑफरीगरों के कौशल का प्रमाण है। यह स्थल डिस्ट्रक्शन ऑफरी ताकतों की मार्मिक याद दिलाता है, जिन्होंने समय समय पर इंडियाई उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में लिया है, लेकिन ज्ञान और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का भी। भाग 5, धर्मगुंज ज्ञान का ओशन। नालंदा विश्वविद्यालय का कोई भी विवरण उसके ताज के गहना धर्मगुंज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। कहा जाता है कि इसमें विभिन्न विषयों पर लाखों पांडुलिपियां रखी हुई थीं। धर्मगुंज अव्वल ज्ञान का भंडार नहीं था, यह उस समय की बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता का जीवंत प्रमाण था। पुस्तकालय कई बहुमंजिला इमारतों में व्यवस्थित था, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा को समर्पित था। ऐसा कहा जाता है कि पांडुलिपियों को इतनी सावधानी से सूचीबद्ध किया गया था कि विद्वान किसी भी पाठ को आसानी से ढूंढ सकते थे जो वे चाहते थे। धर्मगुंज ने दूर दूर से स्कॉलर्सों और ज्ञान चाहने वालों को आकर्षित किया, जो इसके विशाल ज्ञान सागर में तल्लीन होने के लिए उत्सुक थे। धर्मगुंज के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसके विशाल ऑफर, इसके अमूल्य संग्रह और इसके दुखद विनाश की कहानियां। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसे पूरी तरह से जलाने में आक्रमणोपरी सेनाओं को हफ्तों लग गए। धर्मगुंज का नुकसान भारत की बौद्धिक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, एक ऐसी क्षति जिससे दुनिया अभी तक उबर नहीं पाई है।
भाग 6 नालंदा की वैश्विक पहुंच। संस्कृतियों के बीच एक ब्रिज। नालंदा विश्वविद्यालय अव्वल शिक्षा का अफंद्र नहीं था। यह संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग ज्ञान की खोज में एक साथ आते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और एशिया के अन्य हिस्सों के छात्र शैक्षणिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर नालंदा में आते थे। विविध पृष्ठभूमि के स्कॉलर्सों के इस प्रवाह ने एक जीवंत बौद्धिक वातावरण तैयार किया, जिससे क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध किया गया। नालंदा भारत और शेष एशिया के बीच एक सेतु बन गया, जिससे विचारों, विश्वासों और परंपराओं के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। विश्वविद्यालय ने इंडियाई ज्ञान, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया के अन्य हिस्सों में नालंदा में पढ़ने वाले कई विद्वान अपने अपने देशों में इंडियाई संस्कृति के राजदूत के रूप में लौटे, अपने साथ न अव्वल ज्ञान बल्कि भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा भी लेकर आए। भाग 7 बौद्ध धर्म का प्रसार। नालंदा की चिरस्थायी विरासत। एशिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार में नालंदा विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा ने पूरे महाद्वीप से इच्छुक भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित किया, जो बुद्ध की शिक्षाओं में खुद को विसर्जित करने के लिए उत्सुक थे। नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों ने बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के विकास का केंद्र बन गया। नालंदा के स्नातक दूर देशों में मिशन पर निकले, अपने साथ बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर गए। भाग 8 एक राजवंश का पतन, विनाश के सीड्स। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन गुप्त साम्राज्य के घटते भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के बोझ तले टूटने लगा, विशाल क्षेत्रों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। अस्थिरता की इस अवधि का साम्राज्य में एक व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसने नालंदा जैसे संस्थानों को प्रभावित किया, जो अपने अस्तित्व के लिए शाही संरक्षण पर निर्भर थे। कभी उदार अनुदान और बंदोबस्ती जो विश्वविद्यालय को बनाए रखते थे, कम हो गए, जिससे यह भाग्य की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो गया। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और भारत के भीतर नए शिक्षा अवसरों के उद्भव ने नालंदा की सर्वोच्चता के लिए एक चुनौती पेश ऑफ। भारत का बौद्धिक परिदृश्य बदल रहा था और नालंदा, जो कभी शिक्षा का निर्विवाद अवसर था, ने खुद को अन्य संस्थानों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए पाया। भाग 9 द्वार पर आक्रमणों। मिहिरकुल का अटैक। नालंदा विश्वविद्यालय को पहला बड़ा झटका 6वीं शताब्दी ईस्वी में हूण राजा मिहिरकुल के शासनोफल में लगा था। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले एक भयंकर योद्धा मिहिरकुल ने उत्तरी भारत में विनाश का मार्ग छोड़ते हुए कहर बरपाया। अपनी मान्यताओं के लिए कट्टर उत्साह से प्रेरित मिहिरकुल ने बौद्ध संस्थानों को निशाना बनाया, उन्हें अपने अधियोफर के लिए खतरा माना। बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख अफंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ नालंदा मिहिरकुल के क्रोध का मुख्य लक्ष्य बन गया। हालांकि इतिहासोफरों के बीच मिहिरकुल की सेनाओं द्वारा की गई क्षति की वास्तविक सीमा पर बहस होती है। यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। मिहिरकुल द्वारा नालंदा पर हमले ने विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, इसके पतन की शुरुआत का संवाफत दिया। भाग 10 अंतिम प्रहार। बख्तियार खिलजी का डिस्ट्रक्शन ऑफ री तांडव। 12वीं शताब्दी के अंत में गुरिद सल्तनत की सेवा में एक तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के ताबूत में आखिरी औफल ठोंक दी गई। अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाने वाले खिलजी ने उत्तरी भारत में कई अभियानों का नेतृत्व किया, प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और गुरिद साम्राज्य का विस्तार किया। 1193 ईस्वी में खिलजी की सेना नालंदा पहुंची, जो तब तक शाही संरक्षण में गिरावट और पिछले हमलों सहित कई औफरकों से कमजोर हो चुकी थी। आगे जो हुआ वह महाऔफव्य अनुपात की त्रासदी थी। खिलजी ने धार्मिक कट्टरता और लूट की प्यास के संयोजन से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आदेश दिया। एक बार भव्य परिसर को धराशायी कर दिया गया था, इसके पुस्तफलयों को आग लगा दी गई थी और इसके स्कॉलर्सों को या तो मार डाला गया था या भागने के लिए मजबूर किया गया था। भाग 11
नालंदा पुनर्जन्म, एक विरासत पुनः प्राप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के दुखद विनाश के बावजूद इसकी विरासत जीवित रही है। हाल के दशकों में नालंदा को पुनः प्राप्त करने का एक ठोस प्रयास किया गया है। 2010 में भारत सरकार ने एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नया विश्वविद्यालय संवाद, समझ और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। नालंदा का पुनरुद्धार एक विरासत के पुनर्निर्माण के बारे में है। यह एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे से सीख सकें। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर ज्ञान की नाजुकता की याद दिलाते हैं, लेकिन वे आशा की किरण के रूप में भी काम करते हैं। नालंदा का पुनरुद्धार शिक्षा की स्थायी विरासत का प्रमाण है।